हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, और आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पिछला वीडियो को देख लें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज पर पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर जो आपको सारा जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। और ये जो है आपको रेलवे के 2025 में जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग यौन संक्रमण रोग नहीं है। यानी कि यौन संक्रमण जो यौन संक्रमण के द्वारा फैलता है वो रोग नहीं है। देखिए कौन कौन है उसको हम समझते हैं। पहला है आपको गेनोरिया। कौन सा है? तो ये है आपको गेनोरिया। ये गेनोरिया जो होता है ये किससे होता है? तो ये देखिए आपको जीवाणु से होता है। तो ये कौन सा जीवाणु है? तो ये देखिए आपको जीवाणु का नाम क्या है? तो ये जीवाणु का नाम है आपको निसेरिया गेनोरियाई। ठीक न, क्या है गेनोरिया के जीवाणु का नाम? तो निसेरिया गेनोरियाई। ठीक, गोनेरियाई है। और ये क्या होता है? तो ये आपको एक प्रकार का जीवाणु है। तो ये जीवाणु से होने वाला ये यौन संक्रमित रोग है गेनोरिया। अब देखिए दूसरा क्या है? तो दूसरा देखिए आपको सिफिलिस। क्या है दूसरा? तो ये है आपको सिफिलिस। देखिए सिफिलिस ये भी आपको जीवाणु से ही होता है। अब देखिए आगे है आपको तीसरा, ये आपको एड्स, जिसको HIV वायरस से होता है। यानी कि ये एड्स जो कि आपको HIV वायरस से होता है, यानी कि वायरल डिजीज है। ठीक, ये यौन संक्रमित है लेकिन ये वायरल है। एक और देखिए आपको वायरल डिजीज है यौन संक्रमित, वो क्या है? तो वो है आपको जेनिटल वाट्स है। ठीक, ये भी आपको वायरस से ही होता है। अब यहाँ हम ऑप्शन में देखते हैं, ए में एक्समा, बी में एड्स, सी में सिफिलिस, डी में हेपेटाइटिस दिया है। तो यहाँ देखिए आप एक्समा और हेपेटाइटिस ये दोनों इसमें नहीं ना है, तो ये ही दोनों जो है आपको संक्रमण रोग नहीं है। तो इसका उत्तर ए एंड डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? ये मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन जो है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, यह डैश का उदाहरण है। देखिए पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में कौन है? तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि 2AgCl। क्या है ये? तो 2 क्या है? तो शुरू में 2 लग जाएगा, 2AgCl है। जब इस पर हम क्या देते हैं? तो पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रा वायलेट आपको रे देते हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, यूवी लाइट यानी यूवी रेज जब हम इस पर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? क्या था प्रश्न में? सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर और क्लोरीन में यानी कि 2Ag और Cl2 में ये टूट जाता है। तो ये किस प्रकार का है? तो ये एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया हुआ, लेकिन जो इस पर हम लाइट दिए हैं ये क्या हो जाएगा? आपको प्रकाश अपघट्य अपघटन अभिक्रिया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरिनी विधि की कुछ विशेषताएं दी गई है, उसके बारे में हमको देखना है। देखिए पहला कहा है, देखिए बगल में दिया हुआ यही आपको विधि है। पहला है कि ये बहुत पतली दीवार में लगी हुई उंगलीनुमा संरचना, सही बात दिया हुआ है। क्योंकि देखिए ये जो होता है ये आपको जो है आपको पतली दीवार होता है। ठीक नहीं, पतली दीवार में लगी हुई एक उंगलीनुमा संरचना होता है। तो ये देखिए एक नंबर जो है ये आपको क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर सही है। दोनों ने दिया है कि ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है, सही बात है। ये बिजली के अंदर जो होता है ये आपको बहुत बड़ा क्षेत्रफल प्रदान करता है, तो ये सही है। तीन का इनमें से भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते नहीं, भोजन पार जाने के लिए छोटे छोटे छिद्र होता है, नहीं ये गलत दिया हुआ है, यानी कि 3 क्या है आपको? तो गलत है। अब 4 नंबर में है कि रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति, इसमें तो रक्त कोशिका का भरपूर आपूर्ति होता है, सही दिया, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। यानी ऑप्शन को सक्षम बनाने वाली विशेषता को हमको बताना है, यानी 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के
वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का आवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यहाँ देखिए आपको, जैसे देखिए यहाँ बैगनी बैगनी ज़्यादा मुड़ा है तो इसका कांच का जो होगा अभी आपको आवर्तन कोण उतना ही अधिक, अपवर्तनांक उतना अधिक होगा। और देखिए सबसे कम मुड़ा है लाल, तो लाल का कम होगा। यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, म्यू वाई यानी कि येलो के बारे में कहा है। और म्यू भी किसको कहा है, तो ये आपको पीला के बारे में कहा है। और म्यू भी जो है आपको बैगनी के लिए, और म्यू वाई पीला के लिए, और म्यू जी यानी ग्रीन यानी हरा के लिए कहा है। ठीक है, तो इसके संबंध हमको आवर्तनांक किसके बारे में, तो देखिए सबसे ज़्यादा आवर्तनांक इसमें किसका होगा, सबसे ज़्यादा आपको इसमें बैगनी का होगा, क्योंकि देखिए बैगनी का जो है विक्षेपण अधिक हुआ है तो आवर्तनांक बैगनी का होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू भी इज ग्रेटर देन। अब देखिए उससे ऊपर कौन सा है, तो ग्रीन है, हरा और ग्रीन, बैगनी ग्रीन और आपको पीला में देखना है। ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा है, तो ग्रीन है, यानी कि म्यू ऑफ जी हो जाएगा। और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा कि लेस देन का सीन लगेगा, आगे जा करके म्यू वाई हो जाएगा, यानी कि सबसे कम आवर्तन किसका है। देखिए ये आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरे पर विभवांतर 2 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि तार के कितना धारा है, तो आई हमको दे दिया है 0.4 एम्पियर दे दिया है। और इसके सिरों पर विभवांतर यानी कि भी का वैल्यू कितना है, तो 2 वोल्ट है। और आर हमसे पूछा है, तो देखिए ओम का नियम से भी बराबर आई आर निकलता है, तो यहाँ हमसे आर पूछा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बाय आई हो जाएगा। यहाँ देखिए भी हमको दिया हुआ है 2 वोल्ट बटा आई का वैल्यू दिया है 0.4 एम्पियर, तो दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा, तो यानी कि 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि आर का वैल्यू आपको आ गया 5 ओम। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 ओम। देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। जैसे देखिए कोई भी ए बी है, ये आपको बी सी से जुड़ा है, यानी कि ए बी बी सी से जुड़ा है। जैसे हम ए बी को हटा देते हैं, यहाँ बी सी की जगह आपको डी सी कर देते हैं, अलग अलग रहेगा, समझने में ज़्यादा आसान होगा। यानी कि ए बी को जब हम डी सी से जोड़ते हैं तो ये देखिए क्या बना लेगा, देखिए आपको ए डी, तो ए डी प्लस बी सी बना, यानी कि दो चीज़ विस्थापित हुआ, इससे उसमें गया इससे उसमें गया, इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप देख लेते हैं एम का है कि एम जी और एस टू मिल गया है, तो ये आपको संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन तो दोनों संयोग हुआ है, संयोजन हो गया। बीम का है कि जेड एन प्लस एफ ई सी एल थ्री है, जो कि जेड एन सी एल टू और एफ ही बनाता है, तो ये भी नहीं होगा। आप देखिए 3 नंबर में आपको एच सी एल और के ओ एच मिला के सी एल, देखिए इसमें 2 विस्थापित हुआ है, सी एल देखिए इधर आया है, देखिए ऑक्सीजन इसका इधर गया, ये ऑक्सीजन से ये भी इधर गया, तो यानी कि यही आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश किरण को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अपसरित करता है। इनको एक अवतल दर्पण है, ठीक, और जो कि इसको हम पहले बनाते हैं। अवतल दर्पण का क्या होता है, तो ये आपको सतह जो है आपको परावर्तक सतह ये धसा होता है और पीछे कलई कर देते हैं। अब देखिए एक लाइन खींचते हैं जो कि इसका क्या है, तो ये मुख्य अक्ष है, ठीक, और दर्पण पर एक बिंदु जो जिसके साथ ये टच किया तो वो पी यानी कि ये ध्रुव है, और इसे देखिए आपको फोकस एक बना देते हैं, और इससे दोगुना दूरी पर रहता है वक्रता त्रिज्या, तो ये सी हो गया, इसे सी से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये जो है आपको एक गोला का भाग है, उसी गोला का ये वक्रता त्रिज्या होता है। तो अब देखिए क्या कहा है कि एक अवतल दर्पण में सूर्य प्रकाश की किरण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अपसरित होती है। देखिए कोई भी सूर्य से जो प्रकाश किरण आता है वो सीधा एकदम समांतर चलता है, और ये क्या होता है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आता है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आया 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 और ये दर्पण से टकराया, और देखिए नीचे से भी एक आएगा, तो नीचे से आया और ये भी दर्पण से टकराया। देखिए टकराने के बाद क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि कोई भी समांतर प्रकाश किरण है वो परावर्तन के बाद जो है ये फोकस पर आकर के अपसरित होता है, यानी कि फोकस पर आकर के मिल जाता है। तो ये आपको फोकस पर आकर के मिल गया, और ये आपको देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अपसरित होता है, यानी जहाँ पर मिला है वो आपको पोल से यानी कि ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यानी कि ये एफ हमको हो गया ना, यानी कि जहाँ मिला तो एफ पर न मिला, तो एफ 10 सेंटीमीटर दूरी और दर्पण के 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रख दिया, यानी 20 पर रखें, जिसका मतलब क्या हुआ, तो इसके दोगुना दूरी पर रखें, फोकस के दोगुना दूरी पर, यानी कि हम वक्रता त्रिज्या पर रख दिए हैं। तो वक्रता त्रिज्या पर जब रखेंगे वस्तु को, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा, और
वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है ना, यानी कि दर्पण के सामने ही ना बनेगा, यानी कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक। तो ये देखिए आपको किस ऑप्शन दिया, देखिए ऑप्शन नंबर डी को आप देख लीजिए। इसमें क्या कहा है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हमको देखना है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूहों में से कौन सा डोमिनियर के त्रिक का गठन करता है। देखिए डोमिनियर साहब ने जो बनाए थे और सर ने उसके लिए 3 को त्रिक दिए। उसने क्या कहे थे कि पहला तत्व जो होता है उसका परमाणु द्रव्यमान और तीसरा तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान, दोनों का जो है औसत ये बीच वाला तत्व के औसत के बराबर होता है, ठीक ना। और इन्होंने मात्र 3 ही त्रिक ज्ञात कर चुके थे। देखिए पहला त्रिक था आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उसके बाद देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मात्र ये तीनों है जो कि ये देखिए आपको 10th के NCERT में दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आप किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये आपको 10th के NCERT से ये फोटो डायरेक्ट हम यहाँ से खींच के यहाँ पर डाले हैं, ठीक है, 10th के NCERT से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का है कि 10 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है और 1 सेकंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाली ऊर्जा यानी कि कुल ऊष्मा एच हमसे पूछा है। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए ये है पहला 10 ओम का प्रतिरोध, दूसरा है आपको 30 ओम का प्रतिरोध। दोनों को जो है आपको 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ये बैटरी का ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ये 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है और ये देखिए आपको 10 ओम दिया हुआ है और ये 30 ओम दिया हुआ है। देखिए श्रेणी क्रम में था तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। तो देखिए ये जो है आपको ये इसको हम समतुल्य जब निकालेंगे तो ये R1 + R2 होगा जो कि 10 अब प्लस 30 क्या हो जाएगा आपको 40 ओम हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। लेकिन ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया आपको 40 ओम, ठीक। तो 40 ओम जब हमको आ गया R का वैल्यू और हमको V दे दिया है 6 वोल्ट, तो यहाँ से हमको हीट निकालना है। तो देखिए और समय भी हमको t बराबर 1 सेकंड दे दिया। तो देखिए H बराबर होता है फार्मूला I² RT होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हमको I तो पता ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, या तो हम I को निकालेंगे ओम के नियम से V बराबर IR से, या तो देखिए आपको H बराबर फार्मूला को इस फार्मूला को ही मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक। देखिए H बराबर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, और दूसरा देखिए V बराबर IR होता है ओम के नियम से, ठीक। तो यहाँ देखिए आपको I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। देखिए इस फार्मूला में आपको H बराबर I² RT है तो I की जगह हम V/R लिख सकते हैं। तो लिखते हैं H बराबर क्या हो जाएगा आपको V² बटा R² हो जाएगा, ठीक। लिख देते हैं H बराबर V², H बराबर क्या हो जाएगा V² बटा R² हो जाएगा इंटू R इंटू टी हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ से R² है, एक R इधर है तो क्या हो जाएगा दोनों कट जाएगा, ठीक। एक R तो क्या हो जाएगा नीचे बचेगा आपको V² बटा R इंटू टी बच जाएगा। H का एक फार्मूला निकला आपको नया, यानी कि ये एक फार्मूला आ गया H बराबर V² बटा R इंटू टी। एक आपको मूल फार्मूला H बराबर I² RT। और देखिए एक और फार्मूला होता है, देखिए इसको हम H बराबर I² RT को हम क्या लिख सकते हैं, तो यदि H बराबर I² है तो I इंटू I इसको लिख सकते हैं I इंटू देखिए R है तो R, T है तो T, और एक I जो उधर वाला छोड़े थे तो वो I को लिख देंगे। क्या हो जाएगा देखिए V बराबर IR अभी तुरंत देखे थे, और इसमें क्या है देखिए IR जगह भी हम लिख सकते हैं, नहीं कि H बराबर VIT भी लिख सकते हैं VIT। तो ये भी एक फार्मूला हमको निकल गया। ये तीनों फार्मूला देखिए पहला कौन है तो कि H बराबर I² RT, इसको भी ध्यान में आपको अच्छी तरह से रखना है। दूसरा H बराबर V² R इंटू टी, इसको भी ध्यान में रखना है। तीसरा है H बराबर VIT, इसको भी, तीनों को अच्छे से ध्यान में रखना है। बार बार जो है आपको इतना डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तीनों फॉर्मूला याद रखना है। H जो जिस प्रकार जरूरत पड़ेगा उसको यूज़ करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए हमको V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो हमको ये कौन लगा H बराबर V² बटा R इंटू टी लगेगा। तो यानी 36 V का वैल्यू आपको 6 दिया है तो 36 बटा 40 इंटू टी का वैल्यू आपको 1 सेकेंड तो 1। तो आप देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4 10 40 और 9 चौको 36, यानी कि 9 बटा 10 आ जाएगा H का वैल्यू, यानी कि 0.9 जूल। 0.9 जूल को ही हम 0.9 जूल भी लिख सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर